आप अखबार और टीवी में खबर देखते वक्त एक वर्ड को तो जरूर सुनते होगे कि ईडी का छापा, ईडी की रेड वगैरह वगैरह। नेता से लेकर अफसरों तक और कारोबारियों से लेकर उद्योगपतियों तक अब सीबीआई से ज्यादा ईडी की बात होती। और इलेक्शन नजदीक आते ही अचानक से क्यों ईडी की रेड ज्यादा होने लग जाती। एक वक्त था जब क्रिमिनल सीबीआई से खौफ खाते थे, नेता, माफिया, यहाँ तक कि भ्रष्ट ऑफिसर्स को भी सीबीआई से डर लगता था। लेकिन अब सीबीआई से ज्यादा ईडी डराती है। आखिर नेताओं और ईडी जैसी एजेंसियों के बीच ऐसा क्या चलता है कि आम जनता को पता ही नहीं कि अंदर क्या चल रहा है। और क्यों इन सीबीआई, ईडी जैसी एजेंसियों को पिंजरे में बंद एक तोता कहा जाता है जो अपने मालिक की आवाज पर चलते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इन्हीं रहस्यों के बारे में जानेंगे कि आखिर ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल अचानक से कैसे होने लग जाता है, जो आजकल हम पब्लिक में न्यूज वगैरह में देखते हैं। अगर ईडी की बात करें तो ये एक स्पेशल फाइनेंस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हिस्से में आता है, जिसे निर्मला सीतारमण चलाती। एक आसान भाषा में कहे, जहां पैसे की सबसे ज्यादा गड़बड़ी होती है वहां ईडी हाथ मारती है। किसी ने अगर फर्जियापे के जरिए से पैसा इधर से उधर किया, जुगाड़ लगाकर काले पैसे को सफेद बनाया, विदेशों से पैसा जुड़ाकर कोई कांड किया, तो वो ईडी की रडार में आ जाता है। ईडी खास तौर पर दो कानूनों को लागू कराने का काम करती है, इनके मिसयूज पर नजर रखती है। इनमें पहला फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी 1999 यानी फीमा, और दूसरा प्रिविजंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2022 यानी पीएमएलए। जो मनी लॉन्ड्रिंग वर्ड है ये अमेरिका से आया है। वहां के जो माफिया थे, जो इलीगल उन्होंने पैसा कमाया था, उसे लीगल बनाने के लिए वो इस तरीके का इस्तेमाल करते। 1957 में ईडी एक छोटी सी इंफोर्समेंट एजेंसी थी। इसके अंडर कॉर्पोरेट वर्ल्ड और सिविल ऑफिस के मामले आते थे। लेकिन साल 1973 में फेरा अमेंडमेंट के साथ ईडी मजबूत हो गई। अगले 3 दशकों में ईडी ने कई बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लोगों से जुड़े मामले हैंडल किए, जिसमें से महारानी गायत्री देवी, जयललिता, टीवी दिनकरण, हेमा मालिनी, फिरोज खान, विजय माल्या, रिलायंस के रिवाइवल, आरके ग्रुप, वेस्टर्न टीवी और बीसीसीएल के चेयरमैन अशोक जैन वगैरह। ईडी में 30 साल से काम कर रहे एक ऑफिसर ने इंडियन एक्सप्रेस को बताते हुए कहा कि साल 1973 का फेरा एक बड़ा ताकतवर कानून था। इस कानून के तहत किसी भी एनफोर्समेंट अफसर को बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने या उसके ऑफिस में घुसने का अधिकार था। उस वक्त ईडी पर 3rd डिग्री टॉर्चर के आरोप भी लगे। लेकिन 90 के दशक में ईडी का ज्यादातर खौफ उद्योगपतियों के बीच ही था, जिसे साल 2000 में फेयर एक्ट को हटा दिया गया, जो बहुत सख्त कानून माना जाता था ईडी के अंदर। इसकी जगह पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आया। इस कानून के चलते ईडी ना तो किसी को गिरफ्तार कर सकता था और ना ही किसी को हिरासत में ले सकता था। कुल मिलाकर कहें तो 2000 में ईडी को बहुत कमजोर कर दिया। हालांकि कई टेरर एक्टिविटियों के चलते फिर से एक सख्त कानून की जरूरत हुई और 2005 में पीएमएल आने से ईडी की मजबूती और बढ़ गई। साल 2009 से साल 2013 तक ईडी को सीबीआई से ज्यादा पावर दे दी। इंडिया में टाडा और पोटा जैसे कानूनों के खत्म होने के बाद पीएमएल मात्र एक ऐसा कानून था जिसमें जांच करने वाले ऑफिसर को दिया गया बयान कोर्ट में बतौर सबूत माना जाता था। इसलिए आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, कोई भी बड़ा आदमी, बिजनेसमैन या फिर कोई भी इंडस्ट्री का एक्टर या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म का अपनी इनकम को सोचे समझे रिवील नहीं करता है। इसके अलावा साल 2017 में पीएमएल में एक प्रोविजन था, किसी भी आरोपी को तब जमानत दी जा सकती है जब कोर्ट को यह विश्वास हो जाए कि ये अब दोषी नहीं है। इसी लिहाज से पीएमएल एक बेहद सख्त कानून है, क्योंकि ज्यादातर आरोपियों को लंबे वक्त तक जमानत नहीं मिल पाती है। इसमें आप आम आदमी पार्टी के मनोज सिसोदिया और सत्येंद्र जैन से ले सकते हो। अब तो संजय सिंह को भी पकड़ ली गई है ईडी। इसीलिए पीएमएल एक बहुत ही सख्त कानून है, क्योंकि ज्यादातर आरोपियों को लंबे वक्त तक जमानत ही नहीं मिल पाती है, जिससे किसी भी एजेंसी को यूज करने के बजाय इस एजेंसी को यूज करने में किसी भी गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा फायदा होता है। इसके अलावा ईडी को किसी भी आरोपी की प्रॉपर्टी को जब्त करने का अधिकार भी है। अगर आप इसमें एक बार नप गए तो लंबे टाइम के लिए जाओगे, ये तो तय है। आप आजकल देखते हो कि किसी भी नेता के घर किसी सीबीआई और अदर एजेंसी के अलावा सबसे पहले ईडी जाती है। ईडी आज के टाइम में खास तौर पर 2 कानूनों पे काम करता है, एक तो एफईएमए और एक पीएमएलए। साथ ही इसमें नार्कोटिक ड्रग्स और साइक्रोटॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 को जोड़ दिया जाए तो ये तो तय है कि वो आरोपी अब लंबा जाने वाला है, जैसे कि नीतीश राजपूत के केस में हुआ था। एनसीबी, एनआईए, ईडी तक आ गई। यहाँ कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि किसी भी आरोपी को ईसीआईआर यानी रिपोर्ट भी देने की जरूरत नहीं है। जब उसे अरेस्ट किया जाएगा उसे बस एक रीजन बता दो और उसे बस उठा लाओ, बस यही सफिशिएंट है। ईडी में तो ये भी है कि इन्हें मैन्युअली पब्लिक करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब एक इंटरनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिससे आम जनता को पता ही नहीं चलता कि अंदर चल क्या रहा है। ईडी का ज्यादातर इस्तेमाल अपोजिशन के नेताओं और गवर्नमेंट के खिलाफ जो कोई बोलता है उसके अगेंस्ट में होता है। जैसे कि आपने अभी एक फिलहाल केस देखा होगा, अभिषेक शर्मा को ईडी उठाकर ले गई क्योंकि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट खुले बोलते हैं। यहाँ तक कि किसी भी नेता को डराने धमकाने के लिए ईडी की धमकी दी जाती है, जिससे उसे मजबूर किया जा सके। जैसे कि आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया गया था, बाद में
मनीष सिसोदिया पब्लिक में आकर कह रहे थे कि मुझे पार्टी बदलने के लिए फोर्स किया जा रहा है। ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र के अंदर भी हुआ जब शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए। शिवसेना पार्टी के आधे से ज्यादा नेता शिंदे गुट के साथ चले गए, जिसने बाद में बीजेपी के साथ अलायंस बना लिया। और जो संजय राउत थे, जब वो शिंदे गुट में शामिल नहीं हुए तो अगले दिन उनके घर ईडी की रेड पड़ गई। कुछ दिन बाद वो भी पब्लिक में बोलने लगे कि मुझे भी फोर्स किया जा रहा है पार्टी बदलने के लिए। चाहे कुछ भी हो, उस वक्त गवर्नमेंट के खिलाफ खूब नारे लगाए कि ईडी को दूसरी सीबीआई बना दिया गया है। ऐसा नहीं है कि ईडी की रेड पूरे 5 साल ही चलती है, लेकिन जब इलेक्शन नजदीक आने लग जाते हैं ईडी की रेड बहुत ज्यादा होने लग जाती है, जिसका सिंपल सा रीजन है अगर कोई इसमें एक बार फंस जाए तो लंबा तो जाना तय है। तो बड़ा फायदा है कि इसका पॉलिटिक्स में ही यूज किया जाता है, और जिसे लेकर इंडिया की जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो सबसे दुखी रहती हैं। वजह यह है कि चाहे वो कांग्रेस की प्रेसिडेंट सोनिया गांधी हो, या फॉर्मर चेयरमैन राहुल गांधी हो, या फिर कांग्रेस के नेता कीर्ति चिदंबरम, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, एनसीपी के नेता अनिल देशमुख, नवाब मलिक, शिवसेना के संजय राउत, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी के प्रमुख महबूब मुफ्ती और टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी। इन सब नेताओं की कतार बहुत लंबी है, जो सब ईडी के रेडार में आए हुए, किसी न किसी केस में इन्हें अलझा के रखा हुआ है। गवर्नमेंट जब चाहे अपने हिसाब से इन्हें उठाकर ले जा सकती है। और ये बात भी सही है कि जब चुनाव आते हैं तो गवर्नमेंट इन स्पेसिफाई इन केसों में एक्टिव ज्यादा हो जाती है। 90 के दशक में ईडी का खौफ इंडस्ट्रियलिस्ट तक ही सीमित था, वो अब नेताओं तक भी पसर चुका है, खासकर उन नेताओं में जो ऑपोजिशन में रहते हैं। अक्सर ये भी कहा जाता है कि ईडी के समेत जो और भी एजेंसियां हैं उन्हें गवर्नमेंट अपने हिसाब से यूज करती है, जिन्हें पिंजरे में बंद तोता कहा जाता है, जो अपनी मालिक की आवाज पर चलते हैं, जिन्हें गवर्नमेंट एक पपिट की तरह यूज करती है। गवर्नमेंट ने इनके डायरेक्टर अपने हिसाब से बना रखे हैं, जब जरूरत पड़ी तो सीधे कानून को ही बदल दिया। सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर 2 साल के लिए बनाए जाते हैं, फिर उन्हें 1-1 साल के लिए 3 बार बढ़ा सकते हैं। इस तरह कुल 5 साल हो सकता है, लेकिन 2021 में बीजेपी गवर्नमेंट ने 1 साल और एक्सटेंड कर दिया, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने इसे पूरी तरह से इलीगल कहा। लेकिन यह भाजपा ने 2021 में अध्यादेश लाई, एक नया कानून बनाया जिसमें गवर्नमेंट इन्हें और 1 साल एक्सटेंड कर सकती है। अब ऐसा भी नहीं कि सिर्फ एक पार्टी ने इन एजेंसियों का इस्तेमाल किया है, जबकि और पार्टियां जब पावर में थी, जैसे कांग्रेस जब पावर में थी तो उसने भी इसी तरह ऑपोजिशन पार्टियों पर इन्हीं एजेंसियों का इस्तेमाल किया था। अब उन पर जो जुल्म हुआ है उनका बदला ये कैसे लेंगे? जब कांग्रेस पावर में थी और अब जब बीजेपी पावर में है, अगर आप इनकी ईडी की रेड की तुलना करोगे तो आपको बड़े दिलचस्प आंकड़े देखने को मिलेंगे। 2004 से 2014 तक 10 साल और 2014 से 2022 तक के 8 साल। 2004 से 2014 के दौरान 26 नेताओं को ईडी ने जांच की, इनमें से 54 ऑपोजिशन के थे। कांग्रेस सरकार में ईडी के 112 रेड हुई, जबकि मोदी सरकार में 3010 रेडें हुई है। 2014 में जब से बीजेपी पावर में आई है तब से ईडी का यूज सबसे ज्यादा हो गया है। तब से अब तक ईडी ने जितनी भी जांच की है उनमें से 121 में से 115 नेता ऑपोजिशन पार्टियों के, यानी 95% ऑपोजिशन, जिनमें सबसे ज्यादा कांग्रेस के 24 नेता, और फिर आते हैं तुरमल कांग्रेस। इन सब के बाद कई नेता तो पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, और दिलचस्प बात तो यह है कि उनमें से कई के खिलाफ तो मामला हटा दिया या फिर किसी ठंडे वस्त में डाल, कुछ को तो बड़ी बड़ी पोस्टों पर बिठा दिया, जैसे कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और टीएमसी के मुकुल रॉय। ये जो सभी नेता थे बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। पंजाब कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी बीजेपी में शामिल हो गए। ईडी के एक ऑफिसर कहते हैं, जब आप किसी ऑपोजिशन लीडर के बयान सुनोगे जब वो एजेंसियों के गलत यूज की बात करते थे तो सीबीआई, आईटी, ईडी का नाम आता था, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब सबसे पहले ईडी, फिर सीबीआई और आईटी का नाम आता है।